जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हिस्ट्री को हम सबसे पहले 3 भागों में बांटते हैं। तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे थे। एक था प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा है किस तरह से मानव का विकास हुआ। तो मानव के बारे में हम लोग पढ़े थे, किस तरह से जो प्रागैतिहासिक काल था उसको 3 भागों में बांट कर हम लोग पढ़े थे। पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लास्ट में हम लोग पढ़े थे ताम्रपाषाण काल। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम देखेंगे कि आदिऐतिहासिक काल के बारे में। आदिऐतिहासिक काल में हम लोग बताए थे कि आदिऐतिहासिक काल में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना था। तो हम लिखाए थे पिछले वीडियो में कि आदिऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 2500 से लेकर 600 BC तक था। कितना तक? 2500 से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड में हम लोग किसको कवर करते हैं? आदिऐतिहासिक काल को। अब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो सभी के द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जो सर्वमान्य है 2500 और कहीं कहीं ये दिया रहेगा कि 2350 से 1750। तो चलिए देखते हैं कि 2500 से लेकर 1500 BC तक, 2500 से लेकर 1500 BC तक हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद एक सभ्यता और हुई जिसको हम बोलेंगे वैदिक सभ्यता। क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड होगा वो 1500 से लेकर 600 BC तक होगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम 1500 से लेकर 1000 BC तक के बीच हम पढ़ेंगे, 1500 से 1000। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। जब वैदिक काल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 BC से लेकर 600 BC के आसपास हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो किस तरह से पला बढ़ा और कहाँ से क्या क्या स्थल, जो कौन कौन स्थल मिले हैं, उस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए हम बताए थे कि जो प्रागैतिहासिक काल वाले थे ना उनको पढ़ने आता था ना ही लिखने आता था, कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। लेकिन आदिऐतिहासिक काल वाला जो था इनको लिखने आता था, लेकिन ये ऐसा लिख के गए कि हम लोग को आज तक पढ़ नहीं पाए। देखिए कहा जाता है कि हमार पिया आन्हर बा हम सजू किसके लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमने ऐसा लिखा ही है कि मतलब हम पढ़ेंगे किसके लिए। ठीक है, मतलब कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग डॉक्टर थे, क्योंकि ये ऐसा लिखें कि मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखें। ठीक है, और जो प्रागैतिहासिक वाले थे वो कुछ लिखे ही नहीं थे। जब लिखे ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या ना। मतलब पिया जब आन्हर है, जब अंधा है तो सजेगा किसके लिए ना। बात यही है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को सिर्फ लिखना आता था और मतलब इसकी जो चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक, ये सिर्फ चित्र बनाते थे, फोटो बना के और समझाने की कोशिश करते थे। तो आज भी हमको साक्ष्य मिलता है ये भाव चित्रात्मक विधि के द्वारा, क्योंकि ये चित्र बनाकर लोगों को समझाते थे। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड होगा वो कब से कब तक होगा? 2500 से लेकर 1500 BC तक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले जो मैसेज दिया था चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन भारत में एक अधिकारी के तौर पर आए थे और उन्होंने देखा कि मतलब कहीं से कुछ जो घर हैं वो धंस गए हैं या कुछ ऐसा साक्ष्य उनको मिला कि जिसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत में इससे पहले कुछ अच्छी सभ्यता विकसित हुई थी, उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज यानी इन्फॉर्मेशन किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। कौन दिया था? चार्ल्स मेसन ने। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद देखिए जब मेसन चले गए तो कनिंघम आए। कनिंघम पुरातात्विक, जो भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है वो कनिंघम को कहा जाता है। तो कनिंघम जब आए भारत में तो कनिंघम ने क्या हुआ कि पूरा डेटा तैयार कर लिया कि किस तरह से कहाँ पे मतलब क्या क्या मिलेगा, संभावना है, खुदाई करने की क्या संभावना है, सब कुछ ये मैप तैयार कौन किए हैं? कनिंघम ने। कनिंघम क्या हुआ, एकदम पूरा से मैप तैयार करके और ये चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, फिर आया जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। देखिए जो भारत में वायसराय जो बना था करजन 1905 में, करजन के समय में बहुत सारा विभाग का स्थापना किया गया था। उसमें से एक विभाग था पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ही क्या होगा, अब भारत में क्या हुआ, जगह जगह पर खुदाई का काम हुआ था। तो देखिए सर जॉन मार्शल इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि भारतीय स्थलों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिला है उसके स्थल की खुदाई करवाने की जिम्मेवारी किनको था? जॉन मार्शल को। उससे पहले कनिंघम ने क्या हुआ कि पूरा डेटा तैयार करके चले गए थे।
तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। नाम है इनका मेसन, मतलब मेसन मतलब मैसेज देना, तो मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद कनिंघम, कनिंघम को हम क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए जब मार्शल जी अपना जब कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे थे, जब कहीं पे खोदना शुरू किए, तो सबसे पहले इन्होंने रावी, जो रावी मिलेगा हमको रावी नदी के किनारे हड़प्पा, तो हड़प्पा क्या हुआ? खुदाई हुआ। तो देखिए इन्होंने अपॉइंट किया किसको? दयाराम साहनी जी को। दयाराम साहनी जी को जब अपॉइंट किया तो ये बोले कि जाके खुदाई करिए। तो खुदाई करने के लिए मजदूर की ज़रूरत होती है, तो मजदूर लेकर जब साहनी जी खुदाई कर रहे थे तो कहीं से क्या हुआ? कहीं से दीवार मिला, तो दीवार के साइड वो खुदाई कर रहे थे। तो साहनी जी बोले कि क्यों इसको तोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, इसको तोड़ना नहीं है। कौन बोले? मार्शल बोले इसको तोड़ना नहीं, इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसी से हमको क्या मिलेगा? साक्ष्य की जानकारी मिलेगी। तो जहाँ जहाँ ये दीवार जा रही है उसके साइड आप खोदते जाइए। खोदते खोदते पता चला कि एक ऐसा स्थल मिला जो एक रोड था जो एकदम 90 डिग्री पे जाके मिला, रोड मिल गया। उसके बाद रोड के जब किनारे खोदा गया तो पता चला धीरे धीरे जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचा तो वहाँ पे मतलब एक कनेक्टिविटी था, जो उधर से भी नाला आता था और इधर से भी नाला। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पता चला कि यहाँ पे जो सभ्यता विकसित हुआ था उसका सभ्यता जो था बहुत डेवलप था। क्यों डेवलप था? क्योंकि नाला जो था अच्छी तरह से नाला बनाया गया था, उसके बाद नाला के ऊपर ढक्कन दिया गया था, और इस तरह से क्या हुआ कि इस सभ्यता का धीरे धीरे खोज होना स्टार्ट हो गया। उसके चलते क्या हुआ कि खोजा गया तो देखा गया भारत में बहुत सारे स्थल खोज लिया गया। खोजने के बाद पता चला कि सबसे ऊपर में, भारत के सबसे ऊपर में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर मिला एक स्थल जिसका नाम था मांदा। क्या मिला? मांदा जो था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? चेनाब नदी के। तो भारत का जो सबसे ऊपर में जो स्थल मिला है वो कौन मिला है? मांदा। तो मांदा को हम लोग एम से डिनोट कर लेते हैं। मांदा हो गया सबसे उत्तर में, मांदा मिल गया। सबसे दक्षिण में हमको मिल गया दाइमाबाद। क्या मिल गया? दाइमाबाद। सबसे दक्षिण में दाइमाबाद। और यहाँ दिल्ली के पास है मेरठ में हमको मिल गया क्या? आलमगीरपुर हमको मेरठ में मिल गया। तो मेरठ में जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है, और जो ये दाइमाबाद है ये परवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे है, क्योंकि जो परवरा नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, तो कभी कभी परवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम पश्चिम में चलते हैं, तो पश्चिम में यहाँ बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर। क्या मिला हमको? सुतका गेंडोर मिला। तो देखिए इस सभ्यता को जब हम मिलाते हैं तो लगभग हमको त्रिभुजाकार मिलता है। लगभग क्या मिलता है? त्रिभुजाकार हमको देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। आइए देखते हैं कि त्रिभुजाकार यहाँ सभ्यता मिल गया हमको। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जो इसकी लंबाई थी, त्रिभुजाकार होने के बाद इसकी लंबाई जो हमको ज्ञात किया हुआ है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हो गई 1600 किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल कितना था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। कितना था? 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि मतलब जो उत्तर में स्थल है, दक्षिण में स्थल है, ये बाउंड्री जो भी हम बताएं तुरंत, इसी बाउंड्री के बारे में हमको चर्चा करनी है। देखिए तो सबसे पहले उत्तर में हमको जो स्थल मिला वो मांदा मिला। कहाँ पर? मांदा, जम्मू कश्मीर में मांदा। तो ये किस नदी किनारे है? चेनाब नदी के किनारे ये स्थल स्थित है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण में कौन सा मिला? तो दाइमाबाद। दक्षिण में दाइमाबाद मिला। ये किस नदी के किनारे है और किस राज्य में है? तो ये आधुनिक जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ये इसका विकास हुआ था, दाइमाबाद का। दाइमाबाद। अब देखिए परवरा नदी, ये परवरा नदी के किनारे, अगर ऑप्शन में परवरा नहीं रहता है तो उसको क्या मारेंगे हम? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की सहायक कौन है? परवरा। और ये दोनों नहीं रहेगा तो हम नर्मदा मारेंगे, क्योंकि नर्मदा भी उसी के आसपास से गुजरती है। चलिए अगला हम देखते हैं कि पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर यूपी में है। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहाँ पर है ये। और ये किस नदी किनारे? हिंडन नदी। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए पश्चिम हम बताए थे कि ये क्या है? सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका है वहीं पर ये हमको स्थल देखने को मिलता है। और ये है सादी कौर नदी के किनारे। कौन सी नदी? सादी कौर।
सूतका गेंडोर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी पश्चिमी स्थल है वो कौन सी है? सूतका गेंडोर। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है कौन है? सूतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी कौन हो गया? आलमगीरपुर। और सबसे उत्तरी क्या हो गया? मांडा। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? दायमाबाद। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? दायमाबाद हो गया। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? दायमाबाद। आगे हम चलेंगे। देखिए आगे क्या होता है कि एक नोट है कि यह जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, और जो चीन की जो पीली नदी की सभ्यता या होंगो नदी सभ्यता थी। लेकिन वो सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो विश्व की पहली नगरीय या शहरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। चलिए देखते हैं अब हड़प्पा के बारे में। अब क्या हुआ कि दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले स्थल खोजा गया हड़प्पा, ठीक है। और मार्शल के नेतृत्व में, तो खुदाई करता कौन थे? जॉन मार्शल। और किसके अंदर में ये खुदाई चल रहा था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी को क्या जरूरत पड़ेगा? मजदूर की। अकेले तो ये कुदारी हथौड़ा ये सब लेके तो काम करेंगे नहीं, इसलिए क्या हो इनको मजदूर की जरूरत पड़ा। तो ये मजदूर इकट्ठा किए, जहाँ से मिला इनको मजदूर वहाँ से ये इकट्ठा किए। देखिए तो हड़प्पा नदी जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी। देखिए यहाँ से एक नदी आती है सिंधु नदी, यहाँ तिब्बत के पठारी भाग से सिंधु नदी ऐसे करके, और ये अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। यहाँ एक नदी चलती है जिसको बोलते हैं झेलम। कौन सी नदी? झेलम। उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी। तो रावी नदी के किनारे यहाँ पर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। देखिए ऊपर में जो नदियाँ बहती हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियाँ हैं। तो इस नदी के किनारे क्या हुआ कि रावी की नदी के किनारे एक स्थल मिला जिसको बोलते हैं हड़प्पा। क्या बोलते हैं उसको? हड़प्पा। तो हड़प्पा हम सबसे पहले देखेंगे कि 1921 में खोजा गया। हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में। और किसने खोजा था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या हुआ? इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो खोजकर्ता था कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये स्थल है कहाँ पर। ये स्थल है पाकिस्तान में जो मोंटगोमरी जिला है। देखिए पुराना नाम इसका मोंटगोमरी था, अभी वर्तमान में नाम इसका साहिवाल है। देखिए जो भारत में है एक गाय का जो नस्ल है उसको बोलते हैं साहिवाल नस्ल की गाय होती है। लेकिन पाकिस्तान जो है मोंटगोमरी जिला का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? साहिवाल। तो ये साहिवाल हो गया। साहिवाल में स्थित है कौन? हड़प्पा। तो हड़प्पा पूछेगा कि पाकिस्तान के किस जिला में स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला का नया नाम क्या है? तो साहिवाल, ठीक है। उसके बाद ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे ये स्थित है। ये किसने खोजा था? राय बहादुर दयाराम साहनी। कब खोजा था? 1921 में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या स्थल हमको प्राप्त मिला, मतलब क्या क्या चीज़ वहाँ पर हमको मिला है। देखिए कुछ तो ये लिखा तो था नहीं कि हम लोग आसानी से पढ़ लेते कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। हम लोग की काबिलियत के आधार पर क्या हुआ कि कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर सके। जो कार्बन 14 होता है उसके आधार पर उसके जो जानकारी होता है वहाँ से हम लोग पता किए हैं कि मतलब कौन सा सामान जो मिला है वो किस पीरियड का है, कितना दिन पुराना है, उससे हम लोग धीरे धीरे पता लगा रहे हैं और लगाए हैं इतना। चलिए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की जो हड़प्पा सभ्यता था और हड़प्पा स्थल से कौन कौन सा हमको सामान देखने को मिला है। तो सबसे पहले देखिए कि जब वहाँ पर खुदाई चल रही थी तो मिट्टी निकली होगी। तो क्या हुआ कि कुम्हार लोग सोचा कि अब मिट्टी काहे हम कहीं से खरीदने जाएं। मतलब कुम्हार लोगों का उतना ज़मीन होता नहीं था, मतलब उनके पास उतना खेत नहीं होता था, तो दूसरे के खेतों से वो मिट्टी लाते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो कि दयाराम साहनी जी खोज रहे हैं, मतलब खुदाई तो कर ही रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग वहीं से मिट्टी उट्टी लेंगे, वहीं से हम क्या बनाएंगे? बर्तन बनाएंगे मिट्टी का। तो कुम्हार जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ पर तो कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि दयाराम साहनी को लगने लगा कि मजदूर थोड़ा कम है तो ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत है। तो कुम्हार जो गया था वहाँ काम करने तो बोला क्या कि तुम लोग भी यहाँ आओ और मिट्टी खोदो, जल्दी से इसको खुदाई काम करना है। तो क्या हुआ कि कुम्हार का चाक, इससे क्या पता चलता है कुम्हार का चाक कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में, क्योंकि कुम्हार लोग गए थे वहाँ पर बर्तन बनाने के लिए, उसको पकड़ के क्या हुआ कि उसको भी मजदूर बना दिया गया। तो कुम्हार का चाक सबसे पहले कहाँ मिला? तो हड़प्पा में।
तो हड़प्पा से क्या मिल गया, कुम्हार का चाक। देखिए अब मजदूर है, मजदूर काम करेगा तो कहीं पर रहेगा, तो रहने के लिए क्या हो, मजदूर का आवास बनाया गया। क्या बनाया गया, मजदूर का आवास। मजदूर का आवास बना लिया। उसके बाद मजदूर को खाने के लिए अन्न की ज़रूरत होगी, तो अनाज रखा जाएगा, और मजदूर बहुत संख्या में था, इसलिए क्या हुआ, अनाज थोड़ा से काम नहीं चलेगा, इसलिए ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। तो क्या हो, इसके लिए एक अन्नागार बनाया गया, मतलब एक घर बनाया गया। जिस तरह से बिहार के पटना में एक गोलघर है, अंग्रेज़ों के द्वारा गोलघर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, उसी तरह से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में, देखिए इतना दिन पुराना सभ्यता है फिर भी वहाँ ये सब व्यवस्था थी, तो ये एक शहरी सभ्यता थी। तो देखिए, तो अन्नागार मिला, क्या मिला, मजदूर को खाने के लिए अन्नागार मिला, तो अन्नागार मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मजदूर आनाकानी करने लगा और कहा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम घर जा रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, और हमको भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना हम उधर कमा लेते थे। तो क्या हुआ, कुछ मजदूर भागने लगा। तो क्या हुआ कि दयाराम साहनी और जो जॉन मार्शल था, कहा ठीक है तुमको अब पिटाई लगेगी, नहीं काम करेगा तब क्या लगेगी, पिटाई लगेगी। तो कहा कि एक ओखली मंगाओ, लकड़ी का ओखली मंगाओ। तो ओखली मंगाया, उसमें उसका सर रख दिया, किसका, मजदूर का सर रख दिया। तो सर इतना बड़ा था, उसका सर जो था ज़्यादा बड़ा था। कुछ सर को कहा कि ओखली में इसको क्या करो, कूटो, इसको कूट कर इसको मार दो। तो ओखली रख दिया, तो ओखली में उसको पीटा, कुछ मर गया, कुछ नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि कुछ का क्या था, शरीर बड़ा था, मतलब जो सर होता है ना, ये माथा, ये जो सर है, खोपड़ी है, वो बड़ा था। किसके जब समान बड़ा था, तो हाथी के जैसा, मतलब हाथी का जो सर होता है, जो खोपड़ी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो इससे हमको क्या कॉडवर्ड देखने को मिलेगा। तो देखिए, लकड़ी की ओखली कहाँ से मिलेगी, हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली, जब लकड़ी की ओखली में मार दिया तो क्या हो गया, सर क्या था, हाथी के समान बड़ा था। तो क्या हुआ, हाथी के समान कुछ खोपड़ी बराबर था। तो हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिलेगी, हड़प्पा से। उसके बाद लकड़ी की ओखली कहाँ से मिलेगी, तो हड़प्पा से। ठीक है, चलिए अब आते हैं ताबूत। आप देखिए उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति जब मर जाएगा, व्यक्ति जब क्या होगा, मर जाएगा। मरने के बाद देखिए यहाँ पर लकड़ी की ओखली की चर्चा नहीं है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ओखली। ओखली किसकी चर्चा है, ओखली की चर्चा। तो ओखली जो ओखल जो होता है ना, जैसे अभी हम लोग अनाज करने दाना निकालने के लिए वो करते हैं, तो ओखली हो गया। और हम बात करते हैं कि हाथी की खोपड़ी। ठीक है, तो हाथी की खोपड़ी हम बता ही दिए थे, क्योंकि जब मनुष्य को वहाँ पर कूट रहा था, पीट रहा था उसमें डालकर, तो क्या हुआ कि वो कुछ बहुत बड़ा था मुंडी, उसका जो सर था, इसलिए वो नहीं मर पाया, और कुछ क्या हो गया, मर गया। तो जो मर गया उसको क्या बनाएंगे आप, ताबूत बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ लोग खुदवाई करवा रहे थे। तो अंग्रेज़ लोग का जो कल्चर है उसमें क्या होता है, लोग जब मर जाता है उसको ताबूत एक बक्सा के जैसे बना के उसमें डाल दिया जाता है। तो ताबूत बनाएगा, ताबूत। अब ताबूत को ले जाना है कब्रिस्तान ले जाना है। तो ताबूत क्या होता है, वजन होता है, उसमें ज़्यादा भारी होता है, तो उसके लिए एक बैलगाड़ी लाया गया। क्या लाया गया, बैलगाड़ी। तो देखिए बैलगाड़ी का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। और ताबूत का साक्ष्य कहाँ से मिला, हड़प्पा से। उसके बाद जब ले गया, बैलगाड़ी पर चढ़ा कर ले गया, तो उसको एक कब्र बना दिया गया। तो कब्र का नाम जो था R37। देखिए ये R जो है, मतलब क्या हुआ कि वो लोग कुछ ऐसे लिख दिए थे, लेकिन गलती से क्या हुआ कि हमारा जो R है अभी का, जो रोमन में जो R लिखते हैं उससे मैच कर गया। ऐसा नहीं है कि उसको R लिखने आता था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो लिपि था चित्र बनाने का, वो गलती से क्या हुआ कि R जैसा वो लिख दिए। तो R37 कब्र कहाँ से मिला हमको, हड़प्पा से। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह। देखिए जब कब्र बन जाता है ना, तो वहाँ पर लोग जाते हैं माथा टेकने के लिए और पूजा अर्चना करते हैं, तो मतलब शुभ कामना, मतलब कुछ होता है ऐसे। क्या हुआ कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला हमको, हड़प्पा से। स्वास्तिक जैसे घर पर नहीं होता है कि घर के उद्घाटन हो या कुछ हो, वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे कांसे की मूर्ति। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आज की वीडियो कि इसमें हम लोग पढ़े हैं आज हड़प्पा के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मोहनजोदड़ो की खुदाई होगी, फिर आगे धीरे धीरे करके भारतीय स्थलों की खुदाई होगी। उसके बाद देखिए ये जो कोडवर्ड है, ऐसे याद रखना है कि हड़प्पा जो है मजदूरों के आसपास घूमती है। किसके आसपास, मजदूरों के। तो मजदूर से रिलेटेड जितना भी साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, वो हड़प्पा से देखने को मिला है। तो ये हम क्लासिफिकेशन जो किए हैं वो पिछले वीडियो में भी हम किए थे, लेकिन आज भी इसको हम करके दिखा दिए कि ताकि आपको रिकॉल हो जाए पिछले वीडियो का। ठीक है, आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, अगले वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।